हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल फ्रॉम जसमीत क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स की पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लासेस की वीडियो पसंद आई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक अलग सब्जेक्ट जो कि बीकॉम के बच्चों के लिए, बीकॉम थर्ड ईयर, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में ये 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट, फिर आता है लेबर कॉस्ट, जनरल ओवरहेड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, मार्जिन कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। तो ये 10 टॉपिक हैं। तो इन्हीं 10 टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर, जो कि है कॉस्ट शीट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं लेके आया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉस्ट शीट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, और कंपनी अकाउंट में हमने बहुत बैलेंस शीट बनाई है। तो बैलेंस शीट का काम क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना, जिसमें आपने अलग अलग तरह के जो स्टेटमेंट और प्रॉफिट बनाया करते थे, आप P&L अकाउंट बनाया करते थे। तो एक तरह से जो कॉस्ट शीट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को शो करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह से प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो इस फॉर्मेट में आप कॉम्प्रेहेंसिव नेचर से मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से बनाया है। तो इसमें आप देखो तो हमारी जो कॉस्ट है वो 3 तरह की मेजर कॉस्ट होती है, 3 तरह के खर्चे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर हम करते हैं। पहला जो खर्चा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो होता है मटेरियल के ऊपर खर्चा, उसके बाद लेबर के ऊपर खर्चा, देन अदर एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा। तो यहां पर डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यानी जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के। तो यहां पर सबसे पहले हम 3 तरह के जो है एक्सपेंस को ऐड करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल खर्चा, फिर है डायरेक्ट लेबर का खर्चा और फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तब जाके हमारे पास आती है एक कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को फर्स्ट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको रॉ मटेरियल का जो परचेज है वो अमाउंट गिवन होता है, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें हम प्लस और माइनस करते हैं 2 वैल्यूज। यानी अगर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का तो हम ऐड करते हैं, और रॉ मटेरियल का अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो माइनस करते हैं। यानी 2 वैल्यू एडजस्ट करके हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन 3 खर्चों को ऐड करके आती है प्राइम कॉस्ट। तो इतना हमने कर लिया। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अगला खर्चा हमारा आता है फैक्ट्री से रिलेटेड। हालांकि जो डायरेक्ट खर्चे हैं ये क्लोज रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट से उनका क्लोजली रिलेशन होता है। उसके बाद हम अदर एक्सपेंस में बात करते हैं, जिसमें आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, जिसमें सेम तरीके से हम ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करेंगे। यानी अगर आपका कोई वर्क इन प्रोग्रेस है ओपनिंग का वो ऐड करेंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस जो है क्लोजिंग का वो माइनस करेंगे। तो ये है आपका, जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग और ओपनिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, तब जाके हमारे पास आता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आप लिखोगे। वर्क्स कॉस्ट के बाद या फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अगला खर्चा हमारा है ऑफिस का खर्चा। जब ऑफिस में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस में सैलरी देना, प्रिंटिंग का खर्चा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस करते हैं अगर गिवन है। तो
अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो बस उतना ही आप सिर्फ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करके आपके पास वैल्यू आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमारा ऑफिस का खर्चा हो गया। ऑफिस के खर्चे के बाद जो अगला खर्चा है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आपने अपना सामान बना लिया, आपको अब उसको बेचना है। बेचने के लिए आप सेलिंग के खर्चे करते हो, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स मैनेजर को सैलरी देना और बहुत सारे खर्चे जो सेलिंग से रिलेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपका खर्चा कितना हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस में मैंने लिखा है प्रॉफिट, या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट ही आता है जो कि बैलेंस शीट में कहलाती है। उसके बाद हमारी आती है सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने 1 लाख की सेल करी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी वो थी 80,000 की, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 का, तो वो आपका प्रॉफिट है बैलेंस शीट फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। तो एग्जाम में कॉस्ट शीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन को करते समय एडजस्टमेंट का ध्यान रखना, किस तरीके से आपको करना है। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियोस भी हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट शीट के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मटेरियल्स। देखो फैक्ट्री में बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो कॉस्ट शीट में बेसिकली 3 मेन हमारे जो खर्चे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो था मटेरियल के ऊपर खर्चा, फिर लेबर के ऊपर, और देन चार्जेबल एक्सपेंसेस जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो खर्चा हम करते बेसिकली मटेरियल पे किया गया खर्चा सबसे मेन खर्चा होता है, वैसे सारे खर्चे ही जरूरी होते हैं। तो मटेरियल का यहाँ पे मतलब है रॉ मटेरियल से। अगर आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आपको इन सब खर्चों का ब्यौरा देना पड़ता है, इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मटेरियल में जो टॉपिक आता है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी से वर्ड बना। इकोनॉमी मतलब जो चीज़ सस्ती हो, जो चीप हो, यानी आपके खर्चे कम से कम हो सके। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी परचेज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट और टू इकोनोमाइज द कॉस्ट, यानी खर्चे को कम करे तो कितना माल खरीदना चाहिए कि आपके खर्चे कम से कम हो, यानी कितना रीऑर्डर आपको क्वांटिटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जिसको EOQ कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको सिर्फ Q भी लिख देते हैं। तो EOQ का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय U मल्टीप्लाइड बाय B P डिवाइडेड बाय S और उसका स्क्वायर रूट। तो 2UP डिवाइड बाय S यानी UPS, तो ये हमारा है स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी एब्रिविएशन हमको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो U का मतलब होता है एनुअल यूसेज या एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। कहीं कहीं क्वेश्चन में U की जगह पे A भी लिख देते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जिस एब्रिविएशन का इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी है। तो एनुअल यूसेज या एनुअल डिमांड का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल की कितनी डिमांड करते हो। 1 साल के अंदर सपोज आपकी आटा बनाने की फैक्ट्री है, तो आप 1 साल में कितना वीट जो है उसकी डिमांड करते हो रॉ मटेरियल की। तो ये हमारी एनुअल डिमांड। उसके बाद है हमारा P का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, जिसे हम O से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर यानी एक बार ऑर्डर करने पर आपका कितना खर्चा होता है। सपोज अभी हमने वीट की बात करी, आपकी आटा बनाने वाली फैक्ट्री है और आपको वीट ऑर्डर करना है। तो आप जब वीट ऑर्डर करते हो तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा देना पड़ता है या किराया देना पड़ता है। आपने ऑर्डर करा, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको वीट भेज देंगे। आपको कितना वीट चाहिए, उन्होंने बोला मुझे 1000 kg वीट चाहिए, तो 1000 kg हम आपको वीट भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वही किराया देना पड़ेगा। हम ट्रक में माल तो भेज देंगे लेकिन वो किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग
1 ऑर्डर। तो अगर आप जितनी बार भी आप मंगाओगे हर बार आपको उतना ही किराया देना पड़ेगा। आपने 1000 kg वीट मंगाया लेकिन आपने इकट्ठा नहीं मंगाना। आपकी साल की डिमांड सपोज 1000 है, आपने बोला इकट्ठा नहीं मंगाना, तो एक काम करते हैं 500 kg अभी भेज दो और 500 kg आप बाद में भेज देना। तो जितनी बार भी आप उसको ऑर्डर करोगे हर बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारी लिमिटेशन है। तो इसलिए प्लेसिंग ऑर्डर करते टाइम भी ध्यान रखना है कि आप या तो इकट्ठा माल मंगाओ या फिर आप 2 बार करके मंगाओ या 4 बार करके। इसका मतलब जितने आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतना खर्चा आपका बढ़ेगा। उसके बाद हमारा एस यानी स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। कभी कभी इसे सी से भी डिनोट करते हैं। जब आपने अपना रॉ मटेरियल मंगा लिया उसके बाद उस रॉ मटेरियल को आपको स्टोर करके भी रखना है। ये थोड़ी कि आप सारा रॉ मटेरियल आज ही यूज कर लोगे, तो स्टोर करके रखोगे तो उसका भी अलग खर्चा होता है, स्टोरेज कॉस्ट इसको बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होती, तो उसका फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। सपोज एक फैक्ट्री के कंपनी के जो एनुअल डिमांड है रॉ मटेरियल की, साल की डिमांड है वो 5000 यूनिट्स में है। डिमांड हमेशा याद रखना यूनिट्स में होंगी, केजी में, कोई भी टन में, क्विंटल में, इस तरह से डिमांड होगी। और बाकी जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर या स्टोरेज की वैल्यू होगी वो रुपीस के अकॉर्डिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में EOQ निकालना। उसने बोला है कि EOQ निकालो। EOQ को कभी कभी रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनुअल डिमांड है वो कितनी है, 5000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है ₹20। स्टोरेज कॉस्ट है ऑफ इन्वेंट्री जो कि 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर 100। तो यहाँ पर हमें EOQ निकालना है। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन में जो आपको बॉक्स में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर EOQ की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय U, यानी एनुअल डिमांड कितनी है 5000 यूनिट्स। तो हमने 5000 यूनिट्स इधर लिख दिया। और साथ में P कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर। 1 ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो है ₹100। उसके बाद हमें इसको डिवाइड करना है स्टोरेज कॉस्ट से। लेकिन स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर एनम। तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है 20 और मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे 5 लाख आ जाएगा, 5 लाख इंटू 2 10 लाख। तो यहां पर 10 लाख 20 का अगर हम 20% करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहां पर हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है। 10 लाख को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आएगा 2,50,000। देन 2,50,000 का हमें करना है स्क्वायर रूट। तो 2,50,000 का जो स्क्वायर रूट किया तो हमारा आंसर आएगा 500 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कम से कम 500 यूनिट्स मंगाने चाहिए ताकि हमारा जो खर्चा है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये वैल्यू है हमारी EOQ की। हाँ जी, तो EOQ से रिलेटेड ही यानी मटेरियल से रिलेटेड ही टॉपिक है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री के लेवल्स। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई माल ऑर्डर करते हैं तो उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं कि किस लेवल पे हमें माल ऑर्डर करना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। पहला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी एनुअली आपने कितना मैक्सिमम कंज्यूम किया है मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। या इसका एक फॉर्मूला बनता है मिनिमम लेवल प्लस और ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड।
एवरेज कंजम्पशन को हम एवरेज यूसेज भी कह सकते हैं। रीऑर्डर पीरियड जो निकलता है वो निकलता है मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड को प्लस करके और उसकी एवरेज यानी 2 से डिवाइड करके। जैसे कि सपोज एवरेज मान लो आपका जो पीरियड है वीकली पीरियड है, सपोज वो है 2 से लेके 4 वीक का, तो जो 2 वीक होगा वो मिनिमम पीरियड होगा और जो 4 वीक होगा वो मैक्सिमम पीरियड होगा, और उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाता है वो एवरेज रीऑर्डर पीरियड आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी को ही EOQ कहते हैं, माइनस मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद हमारा एवरेज लेवल एवरेज स्टॉक लेवल निकलता है, यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। जैसे हम पहले एवरेज स्टॉक निकालते थे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी एवरेज स्टॉक लेवल निकलेगा मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। या फिर इसका एक फॉर्मूला और है, इसका ऑल्टरनेटिव मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस EOQ का हाफ। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के कुछ फॉर्मूले हैं। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर, जो भी टॉपिक जो फॉर्मूला भी बताया। तो सपोज एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी की जो डिमांड है वो है 2500 यूनिट्स पर मंथ, यानी एनुअल डिमांड नहीं गिवन, ये मंथली डिमांड गिवन है। अगर आपको मंथली डिमांड गिवन होती है और क्वेश्चन आपको एनुअल के हिसाब से करना है तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे U गिवन है 2500, तो इसका मतलब इसे एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो U इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो अगर हम 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 30,000 यूनिट्स जो है उसकी एनुअल डिमांड है। फिर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रीऑर्डर पीरियड जो है वो 4 से 8 हफ्तों का है, 4 to 8 वीक्स का रीऑर्डर पीरियड है, यानी मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो है 4 वीक का और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो है 8 वीक्स का। प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 150 गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 गिवन है, इन्वेंट्री कॉस्ट 20% पर एनम है, मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 100 यूनिट्स की है और एवरेज कंजम्पशन वो है 275 यूनिट्स की। तो यहां पर इसने बोला है कि रीऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ निकालो, रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ निकालना है और रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें EOQ निकालना है या रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है आपको बताया गया था EOQ इज इक्वल टू 2UP डिवाइड बाय S। तो U की वैल्यू हमारे पास आ गई 30,000, P की वैल्यू है 150, हमें निकालनी है स्टोरेज की वैल्यू। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 20 और इन्वेंट्री कॉस्ट है 20% पर एनम। तो यहाँ पे क्या करना है 20% करना है 20 का, जो कि आ जाएगा 4, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट जो कि है 150 और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे वैल्यूज को हमने डाल दिया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 यानी 90 लाख इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो 90 लाख इसकी वैल्यू है। 90 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 22,50,000 जो है इसकी वैल्यू होगी, 22,50,000। और 22,50,000 का अगर हम रूट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1500 यूनिट्स। तो 1500 यूनिट्स जो है इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसकी
वैल्यू आई है। लेकिन इसने पूछा है कि रीऑर्डर लेवल भी निकालो, तो रीऑर्डर लेवल को भी निकाल लेते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो ऊपर गिवन है 4 से 8 हफ्तों का, तो जो 8 वीक्स है, 8 वीक्स है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लेकिन हमें मैक्सिमम यूसेज नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज कंजम्पशन गिवन है ऊपर, एवरेज कंजम्पशन या एवरेज यूसेज, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टी प्लस मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज कंजम्पशन जो कि है 275, 2 अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैक्सिमम यूसेज हमें नहीं पता, और मिनिमम कंजम्पशन जो है मिनिमम यूसेज जो कि है 100 की। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 275 मल्टीप्लाइड बाय 2 550, तो 550 और हमें निकालनी मैक्सिमम यूसेज। तो मैक्सिमम यूसेज की जो वैल्यू होगी वो होगी 550 माइनस 100, यानी 450 हमारी होगी मैक्सिमम यूसेज की वैल्यू। तो 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3600 यूनिट्स का हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। तो ये क्वेश्चन था एक हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री का। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले लगा के सॉल्व करने हैं। हाँ जी, तो कॉस्ट शीट और मटेरियल के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है लेबर। लेबर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए। बिना लेबर के तो काम हो ही नहीं सकता। तो लेबर से रिलेटेड भी टॉपिक पढ़ने ज़रूरी हैं। तो लेबर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट होता क्या है? एक ऐसा रेट, द रेट व्हेन वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फोर्स है वो लगातार बदलता रहता है तो वो हमारा लेबर टर्नओवर रेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी वर्कर ने किसी कंपनी में 1 महीने काम किया, लेकिन फिर उसने वो छोड़ दिया, उसकी जगह फिर कोई और वर्कर आया, फिर उसने भी 3 महीने काम किया, फिर उसने वो कंपनी लीव कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स है, जो वर्कर्स की जो कंपोजिशन है वो लगातार बदलती जा रही है। तो उसकी वजह से जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था, जो पुराने वर्कर्स हैं वो तो चले गए, अब उसकी जगह पर आए हैं नए वर्कर्स। अब उनको फिर से उसी एक्सपीरियंस में उन्होंने अपने नया एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, नए तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो लेबर टर्नओवर है, इसका मतलब यही है कि लेबर बार बार टर्नओवर हो रहे हैं, यानी उनमें चेंजेस आ रहे हैं बार बार। तो इसलिए पुराने वर्कर्स जा रहे हैं, नए वर्कर्स आ रहे हैं, पुराने वर्कर्स जा रहे हैं, नए वर्कर्स आ रहे हैं, साइकिल चलती जा रही है। और इसकी वजह से कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बार बार बिगड़ रही है। तो इस लेबर टर्नओवर रेट को निकालने के कुछ मेथड है। पहला मेथड है सेपरेशन रेट मेथड, फिर है रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड और इक्विवेलेंट एनुअल रेट मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मतलब होता है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने कंपनी को छोड़ ही दिया, यानी सेपरेट ही कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए पीरियड। यानी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए पीरियड का मतलब होता है कि सपोज 1 अप्रैल को वर्कर्स थे
500 और 30 अप्रैल को वर्कर्स हो गए 600, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे उस मंथ में? 500 प्लस 600 यानी 1100 और डिवाइड बाय 2, वो एवरेज नंबर निकलता है, तो कितना हो जाएगा 550। तो नंबर ऑफ सेपरेशन यानी उस पीरियड में कितने लोगों ने सेपरेट किया उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। उसके बाद हमारा आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में आता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ पीरियड। फ्लक्स रेट मेथड जो है इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का मिक्सचर है, यानी नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, लेकिन जो एक सॉल्व करना पड़ता है, ये सब आपका मंथली के हिसाब से है, तो एनुअली कैसे करेंगे? जो आपका लेबर टर्नओवर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन रेलेवेंट पीरियड से, यानी उस रेलेवेंट पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 31 दिन है या 30 दिन है या 28 दिन है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब कैलकुलेशन होगी तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर इसका पॉइंट में आएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूले में आप 100 भी लिख सकते हैं या बिना लिखे बाद में भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि लेबर टर्नओवर निकालो तीनों मेथड से। तो उसमें बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर जो है 1 मार्च 2019 को वो है 500 और 31 मार्च को है 700, यानी हमें पहले निकालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिगिनिंग और एंड में जितने भी हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा? 1200 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 600 वर्कर, यानी इस मंथ में जो एवरेज वर्कर थे वो थे 600। साथ में सबकी अलग अलग लेबर टर्नओवर निकालनी है। अगर मैं निकालने सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर यानी सेपरेशन रेट मेथड, तो इससे अगर हमें लेबर टर्नओवर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 150 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर और मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमारा निकलेगा लेबर टर्नओवर रेट। किस मेथड से? सेपरेशन मेथड से। तो यहाँ पर 25% जो है लेबर टर्नओवर है सेपरेशन मेथड से। उसके बाद हमारा आता है रिप्लेसमेंट मेथड या रिप्लेसमेंट रेट मेथड। इसका जो लेबर टर्नओवर है, जो रिप्लेस हुए हैं वर्कर, 50 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 5000 को डिवाइड करना है 600 से। तो उसका आंसर आएगा 8.33%। ऊपर वाला एक बार चेक कर लेते हैं। 15,000 डिवाइड बाय 600, 25% बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड यानी फ्लक्स मेथड। जो फ्लक्स रेट मेथड है उसका जो लेबर टर्नओवर है उसमें क्या करना है? जो रिप्लेस हुए हैं वो और जो सेपरेट हुए हैं वो, उन दोनों को प्लस करके आपको एवरेज नंबर से डिवाइड करना है। तो दोनों को प्लस किया गया है 200 डिवाइड बाय 600 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका रेट निकालना है, यानी 20,000 को डिवाइड करना है 600 से। तो उसका रेट आया 33.33%। तो ये हमारे तीनों लेबर टर्नओवर रेट आ गई। अब वो पूछ रहा है इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर जो हमारे इक्विवेलेंट जो रेशियो है उसके लिए आपको हर वैल्यू को अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। मान लो
सेपरेशन में अलग निकालना पड़ेगा, इसमें अलग निकालना पड़ेगा। सपोज हम सेपरेशन वाला कर रहे हैं, या हमें किन्हीं के सामने अगर हम निकाल सकते हैं उसको, अगर हम सेपरेशन वाला कर रहे हैं तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेशियो आएगी उसका फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 365 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। इस महीने में कितने दिन है? 31 दिन, और उसको 31 से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी लेबर टर्नओवर है वो आई 25%। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो 25% डिवाइड बाय 365 और 25 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट एनुअल रेशियो निकालनी है। लेबर टर्नओवर हमारी है 25 मल्टीप्लाइड बाय 365 और डिवाइडेड बाय 31, तो 294 ये हमारी टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर आप हर एक मेथड में इक्विवेलेंट जो है एनुअल रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो टर्नओवर रेट के बाद जो अगला टॉपिक है लेबर के अंदर ही वो है इंसेंटिव प्लान। अब ये मैंने सिर्फ 3 मेन इंसेंटिव प्लान लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इंसेंटिव प्लान निकालने के लिए। तो पहला प्लान है हेल्सी प्लान, दूसरा है हेल्सी वेयर प्लान या हेल्सी वेयर प्रीमियम प्लान इसको बोलते हैं, या रोवन प्लान। ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने थ्योरीज लिखी हैं और फॉर्मूले लिखे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी, पहले तो ये एब्रीविएशन हैं, एब्रीविएशन की फॉर्म आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो टीई है, टीई का मतलब होता है टोटल अर्निंग्स, यानी टोटल कितना कमाया किसी वर्कर ने, वो टीई है, इंसेंटिव मिला के। तो टी का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने में उसने कितना समय लगाया, टाइम टेकन। आर का मतलब होता है आवरली रेट, यानी कोई कंपनी 1 आवर के हिसाब से जो है पैसे देती है कि 1 घंटे में आप अगर इतना काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। सपोज 10 रुपये पर आवर का टाइम है और उसने 8 घंटे में काम किया तो 80 रुपये उसका जो है पैसा बनेगा। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि आपको इतना समय दिया गया काम करने के लिए, आपका टारगेट टाइम वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। सपोज आपको दिया गया कि आपको 10 घंटे में काम करना है कंप्लीट, लेकिन आपने वो काम कर लिया 8 घंटे में ही, तो यानी 2 घंटे आपने बचा लिए, तो इसे हम कहते हैं टाइम सेव्ड। तो कितना टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, जितना आपने टाइम लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन फॉर्मूलों को, तो हेल्सी प्लान ने बोला है कि टोटल अर्निंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा T इंटू आर, यानी टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड। आपने जो टाइम सेव किया है, यानी स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन और मल्टीप्लाइड कर देंगे आवरली रेट से और उसका 50% कर देंगे। तो ये है आपका टोटल अर्निंग का फॉर्मूला। ये तो आपको मिलेगा, ये आपको एक्चुअल अर्निंग है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितना आपने टाइम सेव किया है उसका भी 50% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा बोनस के रूप में। हेल्सी वेयर प्लान में भी सेम ऊपर जो फॉर्मूला है सेम ही है, बस रेट चेंज हो जाएगा, 50% की जगह पर 30%। बोनस का जो फॉर्मूला होता है, बोनस का फॉर्मूला अगर हम रोवन प्लान के हिसाब से बात करें, उसका फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम और मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू आर। तो यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूले हैं, इस बात का ध्यान रखना। सपोज हम इन्हीं क्वेश्चन को आप अलग अलग प्लान से देख सकते हो। सपोज इसका जो टाइम टेक, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 10 आवर्स का था और उसने 8 घंटे में काम खत्म कर दिया, तो उसने 2 घंटे बचा लिए। और यहाँ पर 8 घंटे काम किया और जो उसका रेट था वो था 4 रुपये का सपोज, और प्लस, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ 50%, और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हेल्सी प्लान के हिसाब से उसकी टोटल अर्निंग क्या होती है। तो 8 इंटू 4 हो गया 32 और 10 माइनस 8 हो गया 2, 2 इंटू 4 क्या होता है 8। तो 8 का 50% करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 का 50% करेंगे 4 यानी 32, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पर इसका आ गया 2 इंटू 4 8,
और 8 का 50% जो है उसका बनेगा बोनस, जो कि है 4 रुपये का बोनस। तो टोटल 4 रुपये बोनस मिला और 32 रुपये उसकी एक्चुअल अर्निंग थी। तो यानी 32 और 4 हो गए 36 रुपये। तो ये कमाए हैं भाई साहब ने इतना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एलसीडी प्लान और रोवन प्लान में भी सिर्फ अगर आप आंकड़े ही आपको सबमिट करने हैं, डेटा लिखना, उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ये था हमारा इंसेंटिव प्लान। तो ये था टॉपिक हमारा लेबर का। तो कॉस्ट शीट हमने कर ली, मटेरियल हमने कर लिया, लेबर हमने कर लिया।